हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक की पहली फैमिली। कौन सी? बोरॉन फैमिली। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कौन सी फैमिली को डिस्कस करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर थर्ड ए के एलिमेंट्स। दिस इज कॉल्ड द ग्रुप थर्ड ए। और ग्रुप थर्ड ए के अंदर कौन सी फैमिली आती है? इसे बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्यों बोलते हैं बोरॉन फैमिली? क्योंकि इस ग्रुप का टॉप का जो एलिमेंट है पहला पहला, वो कौन सा है जी? बोरॉन। तो इसके एलिमेंट्स लिखते हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं जी? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। यानी कि पी बैंगन, बैंगन से मुराद बोरॉन, आलू से मुराद एल्यूमिनियम, जी ए से मुराद गैलियम, आई एन से मुराद इंडियम, टी एल से थैलियम। तो ग्रुप नंबर थर्ड ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। चूंकि इनका पहला एलिमेंट है बोरॉन, तो इस फैमिली का नेम हमने रख दिया बोरॉन। ज़्यादातर फैमिलीज का नेम उसके फर्स्ट एलिमेंट की बेस पर रखा जाता है या उनकी किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बेस पर रखा जाता है। तो बोरॉन की अगर हम इनकी बात करें ऊपर से नीचे इनकी स्टेट की, तो बोरॉन मैंने आपको बताया था कि ये है मेटलाइट। मेटलाइट को आप दूसरा नेम कह सकते हैं सेमी मेटल। दिस इज आल्सो कॉल्ड द सेमी मेटल। और बेटा एफएससी की बुक में ये मिस्टेक है, उन्होंने लिखा हुआ है कि बोरॉन के छोटे साइज़ की वजह से, डेफिनेट सी बात है ग्रुप में ऊपर साइज़ छोटा होता है और छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं। यानी कि अगर मैं बोरॉन को बनाऊं, यहाँ पर इसके न्यूक्लियस के अंदर होंगे 5 प्रोटॉन जिनमें +5 चार्ज होगा। पहला शेल छोटा सा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो कहते हैं इसके स्मॉल साइज, छोटे से साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये नॉन मेटेलिक होता है। बट एक्चुअली ये बात गलत है, ये मेटलाइड है। दिस इज नॉट द नॉन मेटल। हाँ, दोनों मेटलाइड से मुराद दोनों बिहेवियर, मेटेलिक भी और नॉन मेटेलिक। तो आप इसे सेमी मेटल कह सकते हैं या सेमी नॉन मेटल भी कह सकते हैं। बोरान के बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम एक क्लियर मेटल है, एक प्रॉपर मेटल है। तो ये जो करैक्टर अचानक से चेंज हो जाता है, नॉन मेटल सेमी मेटल कह लें और से मेटल की तरफ, उसकी एक ही रीज़न है कि बोरान से एल्यूमिनियम का साइज़ बहुत बड़ा होता है। बोरान एक छोटा सा है एटम और एल्यूमिनियम एक बड़ा एटम है। तो जब बड़ा एटम होता है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से उसका करैक्टर मेटेलिक हो जाता है। खैर, ये सारी चीज़ें हम थारोली पढ़ेंगे एक टेबल के अंदर। टेबल को आपने गौर से समझना है। ईच एंड एवरीथिंग आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको बताऊंगा। आपने बस ये करना है कि इसके अच्छे से करके नोट्स बना लेने हैं और अच्छे से माइंड में रख लेना है, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ कोई नहीं बताता और इस तरह से भी कोई नहीं बताता। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट, एलिमेंट की देंगे हेडिंग। उसके बाद यहाँ पर एक और हम हेडिंग देंगे एलिमेंट के अलावा। यहाँ पर एक हेडिंग देंगे हम पीरियड नंबर। पीरियड नंबर के अलावा एक और हम हेडिंग देंगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बाद एक हेडिंग देंगे हम nth शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ईसी में लिख रहा हूँ एब्रीवेशन जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। और यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ईसी से एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके बेटा, तो ये हमने डिस्कस करना है जी आज टेबल को। हाँ जी, कौन कौन से एलिमेंट हैं पहले तो बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स पहले कौन कौन से हैं जी? इधर आ जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैंगन आलू गाजर इन थैला।
पीरियड नंबर अगर आप पीरियाडिक टेबल में देखेंगे, पीरियाडिक टेबल लाजमी देखना है आपने, उसमें इसका एटॉमिक नंबर है 5, इसका 13, सॉरी पीरियड की बात कर रहा था मैं, ये है सेकंड पीरियड में, और ये है थर्ड पीरियड का एलिमेंट एल्यूमिनियम। चूँकि पहला बेटा पीरियड स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन हीलियम, दूसरा बोरान से, तीसरा एल्यूमिनियम उधर से स्टार्ट होता है। खैर दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम से, फिर बेरिलियम और बोरान, ये थर्ड ए का एलिमेंट है। ये कौन से ग्रुप का है? थर्ड ए का। फिर सोडियम से स्टार्ट होता है, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम फिर होता है 13 एटॉमिक नंबर है। इसी तरह फिर सोडियम के बाद पोटाशियम से, फिर रुबिडियम, सीजियम से। ठीक है, ये सेकंड पीरियड में आएगा, इसे आप गौर से देखेंगे। ये थर्ड पीरियड में होगा। गैलियम आपको मिलेगा फोर्थ पीरियड में। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हैं। इंडियम आपको मिलेगा फिफ्थ पीरियड में, थैलियम आपको मिलेगा सिक्स्थ पीरियड में पीरियाडिक टेबल के। एटॉमिक नंबर की बात करें तो बोरान का एटॉमिक नंबर है 5 और सेकेंड पीरियड के अंदर आते हैं 8 एलिमेंट्स, थर्ड में भी 8 एलिमेंट। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ एटॉमिक नंबर याद करने का। 5 में 8 जमा कर देना है, कितना हो जाएगा? 13। आगे वाला जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में है? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में होते हैं 18 एलिमेंट्स, तो आपने 13 में 18 ऐड कर देना है। तो 13 में 18 ऐड करें तो ये बन जाता है 31। आगे क्या करना है आपने, इसमें फिर 18 एलिमेंट्स होते हैं फिफ्थ पीरियड में, तो आपने इसमें और 18 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 49। और लास्ट वाले में आपने 32 ऐड कर देना है, चूँकि इस पीरियड में होते हैं 32 एलिमेंट, तो 49 में 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81 जी। पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बोरान का 5, उसमें 8 ऐड किया तो 13, चूँकि दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट आते हैं, फिर उसमें 18 ऐड किया 31, फिर 18 ऐड किया 49, इंडियम 49, और थैलियम कितना है? 81। हाँ जी, एनसीएल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर मैं करूँ, एनसीएल से मुराद होता है वैलेंस शेल। चूँकि ये थर्ड ए के एलिमेंट हैं तो सबके वैलेंस शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। याद रखें, फर्स्ट ए के सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ए वालों के 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ए वालों के 3। वो 3 किस तरह से होते हैं? इनके एस के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और पी में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP1। सबकी ऐसे ही लिख देंगे, NH2NP1, NH2NP1, NH2NP1। अच्छा जी, n को रिप्लेस कर देना है पीरियड के साथ। ये सेकंड पीरियड में है तो n की जगह लिख दे 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2s2, n की जगह 2 लगा दिया, 2s2 2p1। हाँ जी, इसका वैलेंस शेल होगा थर्ड, तो इधर हो जाएगा 3s2 3p1। इधर n को रिप्लेस कर देंगे 4 से, तो ये बन जाएगा 4s2 4p1। इधर n को रिप्लेस कर देंगे 5 से, चूँकि ये फिफ्थ पीरियड का है, तो यहाँ आ जाएगा 5s2 5p1। इसको 6 से रिप्लेस कर देंगे, 6s2 6p1। हाँ जी, ये तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में तो है 3, लेकिन टोटल तो 5 है ना भाई, एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बाकी बच गए। 2 होता है हीलियम का एटॉमिक नंबर, तो इससे पहले नोबेल गैस लिख दें जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। ये मॉडर्न तरीका है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, कि उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिख के उससे पीछे जो नोबेल गैस होती है उसके इलेक्ट्रॉन ऐड करके टोटल कर दें, तो 2 2 4 और 1 हो गए 5। हाँ जी, एल्यूमिनियम कौन से पीरियड में है? थर्ड पीरियड में। इससे पहले सेकंड पीरियड में जो नोबेल गैस आती है वो आप देख लीजिए, पीरियड टेबल में नियान आती है, उसका एटॉमिक नंबर है 10, 10 2 12 और 1 13 हो गया पूरा। उसके बाद नियान के बाद आती है जी ऑर्गन। ऑर्गन इसका है 31, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, 18 2 20 और 1 21, बाकी बचे 10। तो ये चुके हैं फोर्थ शेल में। अच्छा, ये फोर्थ शेल से पहले आता है थर्ड शेल, और थर्ड शेल के 3 सब शेल होते हैं, 3s 3p और 3d। 3d यानी लिखा हुआ उसमें आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 31 हो गए। 18 और 10 28, तो 30 और 1 31। हाँ जी, आर्गन के बाद नीचे आएगी क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर सॉरी होता है 36, 36 और 2 38 और 1 39, और हमने करना है 49। तो क्या करें, इसमें 3d के बाद 4d, चौथा शेल का d नहीं लिखा हुआ, 10 उसमें डाल दें, ये हो गए 49।
उसके बाद इसका है जी 81, क्रिप्टॉन के नीचे आता है जिनान, जिनान का एटॉमिक नंबर होता है 54, 54 और 2 56 और 1 57, ठीक है। 4D के बाद आना है 5D, 5D में आते हैं 10, और इधर अभी इससे पीछे चौथा शेल है, चौथे शेल का 4S 4P 4D और 4F, F मिसिंग है, उसमें आ जाएंगे 14। हाँ जी, 54 और 14 68 यानी 68, 10 ऐड किया 78, 2 80 और 1 81। तो ये तरीका हो गया जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का। ओके, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलते हैं जी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट हमें डिस्कस करनी है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जीज। आयोनाइजेशन एनर्जीज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के, आपने हंसना नहीं है, बस याद कर लेने। ओके जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसका ट्रेंड कुछ यूँ है, सबसे ज़्यादा होती है बोरान की, उसके बाद होती है जी थैलियम की, थैलियम के बाद होती है गैलियम की, गैलियम के बाद जो है होती है एल्यूमिनियम की, और सबसे कम होती है इंडियम की। इनका आर्डर ये है, आर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर आपको बताऊं तो कुछ यूँ है, सबसे ज़्यादा बोरान की, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, किस तरह से याद कर सकते हैं, आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि आपके घर में अब्बा जी आए हैं, वो बड़े गुस्से में हैं, वो कहते हैं कि कोई चीज़ डालनी है, गंदम वगैरह डालनी है बोरी में या थैलों में, गट्टू शट्टू में, तो वो कहते हैं कि हमने गंदम डालने जाना है, आप लोग ऐसे करें सारे उठा लें, गट्टू थैला जितनी भी चीज़ें हैं। तो आपने सबसे पहले इसको याद रखना है, बोरी, TL से थैला, GA से गट्टू, आल इन, वो कहता है सारी चीज़ें डाल लो ट्राली में और इन चीज़ों को ले चलो, हमने गंदम डालनी है। बोरी, थैला, गट्टू, आल इन, B से बोरी, TL से थैला, GA से गट्टू, गट्टू सरेकी का वर्ड है, पंजाबी में भी गट्टू ही बोलते हैं। AL एल्यूमिनियम, आल इन यानी इन किसमें, ट्राली में डाल। तो इस तरह से आप इसका ट्रेंड याद कर सकते हैं। वैल्यूज़ कहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ जी। बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा 801, उसके बाद 589, 89 होता है 90 से एक कम, उसके बाद है जी 579, 79 होता है 80 से एक कम, उसके बाद है जी 577, और लास्ट में इंडियम की होगी, इसकी होगी 558। हाँ जी, 801, 589, फिर 10 कम कर देने, 579, 2 कम करेंगे 570, फिर उसमें से कम करेंगे तो 558। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी की, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी बताई गई हैं, ये बताई गई हैं 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद, यानी इन सब के वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ बताई गई हैं। तो पहली तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, दूसरी और तीसरी ये चूँकि थर्ड हैं तो ये काफ़ी हाई होती हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। उसके बाद अगर हम इस थोड़ी सी एक्सेप्शन की बात करें, बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद है थैलियम की, गैलियम की, एल्यूमिनियम की, इन तीनों की तो देखें तो वैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तकरीबन सेम है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियम की, तो इंडियम की सबसे क्या है, कम है। अच्छा जी, बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है उसकी कम होने की वजह क्या है, चूँकि बोरान के बाद साइज़ हो जाता है इंक्रीज़, बोरान का साइज़ बहुत छोटा है। अब जब साइज़ बहुत छोटा होता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है, डेफिनेट सी बात है। फिर थैलियम और गैलियम की बात करें तो यहाँ पर होती है डी कंट्रैक्शन, डी शेल कंट्रैक्शन, और इसमें गैलियम में, गैलियम के अंदर होती है डी शेल कंट्रैक्शन। और अगर मैं बात करूं थैलियम की, तो थैलियम के अंदर होती है एफ शेल कंट्रैक्शन। क्या होती है जी, एफ शेल कंट्रैक्शन। बेटा ये थोड़ा सा आप सीखेंगे एस ब्लॉक के बारे में, पी एस सब शेल, पी सब शेल के बारे में, तो ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। एंड आई होप सो कि आपको कुछ पता होगा सब शेल के बारे में, शेल और सब शेल के बारे में। इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरान के, वो पाए जाते हैं एस और पी के अंदर। इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चले जाते हैं डी सब शेल में। अब डी सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो बेटा पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। डी सब शेल और एफ सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इधर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब जो इनर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे शेल में 8 होते हैं, पहले में 2 होते हैं, इन पर चार्ज होता है नेगेटिव, न्यूक्लियर पे होता है पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव है ये इन नेगेटिव को, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन अंदर वालों पे भी तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव की काफ़ी सारी फोर्स अंदर वालों पे हो जाती है ज़्यादा। तो अंदर वाले जो हैं वो आखिरी शेल पर उसको उतनी फोर्स नहीं लगाने देते जितनी लगानी चाहिए थी, तो यानी आगे से रुकावट पैदा करते हैं, आगे से इसकी फोर्स को ज़ाया कर देते हैं, आगे से बाड़ लगाते हैं, शील्ड करते हैं, आगे से रेजिस्टेंस करते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब जितने इनर शेल्स में, अंदर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फोर्स उतनी कम लगेगी, यानी जितने अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा। शील्डिंग इफेक्ट को आप दीवारें कह लो, जितनी बीच में दीवारें ज़्यादा आएंगी, न्यूक्लियस के आगे रुकावट ज़्यादा आएगी, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर तो इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है एस सब शेल के और पी सब शेल के, तो वो बहुत ज़्यादा शील्ड करते हैं आगे से। लेकिन अगर आ जाए डी के, इधर फॉर एग्जांपल बीच में एक तीसरा शेल आ जाए और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए डी के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो इतना ज़्यादा इसकी फोर्स को नहीं रोकेंगे, उनका शील्डिंग इफेक्ट होता है पोअर। इसी तरह एफ का भी होता है पोअर। उनके पोअर शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है कि आखिरी शेल पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है ज़्यादा, जिससे आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन मजबूती से जुड़ जाते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हाई होती हैं। होनी तो चाहिए थी लो, चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ग्रुप में ऊपर से नीचे डिक्रीज होती हैं, जनरल ट्रेंड ये है। तो थैलियम सबसे एंड में है, इसकी सबसे कम होनी चाहिए थी लेकिन हो गई ज़्यादा, क्यों, इसके अंदर एफ शेल हो गई कंट्रैक्शन, एफ शेल सुकड़ गया, शील्डिंग इफेक्ट उसका बहुत पुअर है, अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। इसी तरह गैलियम के अंदर भी डी सब शेल होता है, डी में होते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके पास है जी गैलियम, गैलियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो आर्गन, उसके बाद 3D, ये डी के 10 इलेक्ट्रॉन है, इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। इसी तरह अगर आप थैलियम में लिखें तो यहाँ पर 4F के अंदर है 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनका शील्डिंग इफेक्ट होता है पुअर। तो ये न्यूक्लियस को आगे से उसकी फोर्स को रुकावट पैदा नहीं करते, जिससे आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन मजबूती से जुड़ जाते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या होती हैं, हाई होती हैं। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं।